पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी केस लॉ को हम लोगों को किस तरीके से लिखना होता है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो या आपका जुडिशरी का एग्जाम हो। सेमेस्टर एग्जाम में जनरली जो केस लॉ पे क्वेश्चन आता है वो 7 to 7.5 या कभी कभी 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो किस तरीके से लिखना है ये डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का केस लॉ आपसे पूछा गया, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से केस लॉ को लिखना है। तो पहले हम लोग सेमेस्टर की बात करते हैं, जुडिशरी की बात बाद में करेंगे एंड में। सेमेस्टर में अगर आपको कोई भी केस लॉ लिखना है और 7 से 7.5 नंबर का या 10 नंबर का अगर आपके पास क्वेश्चन आया है, फॉर एग्जाम्पल बालफोर वर्सेस बालफोर केस है आपके पास, तो सबसे पहले आपको शुरू क्या करना है, स्टेप 1 आपका होना चाहिए आपका प्रॉपर टाइटल। क्या टाइटल है केस का? अगर आपको साइटेशन याद है तो अच्छी बात है, लिख दो। नहीं याद है तो गलत मत लिख करके आना। सिर्फ अगर आप नाम भी लिखेंगे तो उतना काफी होगा। ईयर याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, 1919 आई गेस इसका ईयर है, तो अगर वो आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नहीं याद है, अगर ये आपकी जुडिशरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ईयर या साइटेशन नहीं याद है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ केस का नाम मेंशन करोगे तो दैट इज मोर देन इनफ, बट गलत नहीं लिख करके आना है, ये एक पॉइंट है। दूसरी चीज, सबसे पहले हमारा प्रॉपर टाइटल हो गया, हमने टाइटल लिख लिया कि इस बारे में हमें लिखना है। दूसरी चीज, केस के फैक्ट्स क्या हैं, केस के फैक्ट्स भी हमें लिखना जरूरी है। जैसे बालफोर वर्सेस बालफोर में अगर मैं इसको रीड आउट करूं तो इसमें काफी सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं 2 रीड आउट करती हूँ। मिस्टर बालफोर एंड मिसेस बालफोर वर हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था ये लिखना जरूरी है। फ्रॉम सिलोन, and once they went for a vacation to England in the year 1950। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो कि कहाँ के रहने वाले थे, सिलोन के रहने वाले थे। वेकेशन पर इंग्लैंड गए हुए थे 1915 में। अगर याद है ईयर तो ठीक है, वो ईयर लिख दो, वरना सिर्फ इतना लिख दोगे कि वेकेशन पे गए हुए थे इंग्लैंड, तो उतना भी मोर देन इनफ होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेकेशन मिसेस बालफोर फेल इल। जब वेकेशन के कोर्स में वो बीमार हो गई थी। शी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मेडिकल अटेंशन, और उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। इसमें आगे की कहानी ये है कि उन्होंने कहा कि मिस्टर बालफोर वापस आ गए थे सिलोन, और उन्होंने कहा था कि वो उन्हें 30 पाउंड्स देंगे। तो ये जो एग्जैक्ट कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको किसी भी केस में याद रखने होते हैं। जैसे इसमें ये है कि वो सिलोन के रहने वाले थे, इंग्लैंड गए थे वेकेशन पर, कितनी बात का प्रॉमिस हुआ था कि वो कितने पैसे उनको देंगे, तो 30 पाउंड्स का प्रॉमिस हुआ था। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स लिखना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके आ गए फैक्ट्स में। अब केस के फैक्ट्स लिखने के बाद बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ी चीजें नहीं लिखनी है। अगर आप 3 से 4 फैक्ट्स लिख रहे हो, कीवर्ड्स लिख रहे हो, तो उतना मोर देन इनफ है। ये 10 नंबर वाले के लिए भी मोर देन इनफ है। लेकिन कीवर्ड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 3 है आपका इश्यूज। क्या क्या आपके क्या इशू कोर्ट में रेज हुआ, यानी कि क्या क्वेश्चन था कोर्ट के सामने। तो इसमें इश्यूज क्या क्या है। डिड मिस्टर बालफोर एवर इंटेंडेड टू एंटर एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट विद हिज वाइफ मिसेस बालफोर। इसमें बात तो यही थी कि क्या मिस्टर बालफोर का कोई इंटेंशन था कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ये पहला इशू है। दूसरा इशू, इज द एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बालफोर वैलिड इन नेचर। क्या ये जो इनका एग्रीमेंट बीच में था ये वैलिड है किसी तरीके से, या और इसका तीसरा इशू है, डज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कि क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल है या नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे कोर्ट के सामने। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम के समय आपको ये तीनों, वैसे तो याद होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम के समय आपको ये तीनों चीजें याद हो, ये तीनों इश्यूज याद हो। तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हो कि क्या इन दोनों का इंटेंशन था, क्या मिस्टर बालफोर का इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ये बहुत बड़ा इशू था इस केस का, यही तो एक मेन इशू था इस केस का। तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिखते हो तो वो भी काफी है। तो ये हो गया आपका इशू। अब जजमेंट क्या आया। जजमेंट तो कोर्ट ने यही दिया था कि कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था मिस्टर बालफोर का, इसीलिए वो लाइबल नहीं थे कोई भी पैसा देने के लिए जो उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था उस अपनी वाइफ के साथ। उसमें यही कहा गया कि एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप था, और इसमें ये जो उन्होंने कहा कि वो 30 पाउंड देंगे, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो वही जजमेंट आप लोगों को लिखना है। तो ये तो बात हो गई सेमेस्टर के एग्जाम की। शुरू कहाँ से करना है, प्रॉपर टाइटल लिखना है, कुछ फैक्ट्स केस के जितने आपको याद है कीवर्ड्स के साथ वो लिखने हैं।
क्या इश्यूज इन्वॉल्व है, कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चंस रेज हुए थे, और जजमेंट। अब जजमेंट में एक चीज और है कि अगर आप लोगों को जज का नाम याद है, जैसे इसमें लॉर्ड एटकिन थे, तो अगर आप लोगों को वो याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो कोई जरूरी नहीं है। वैसे लिखना चाहिए, थोड़े से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बट अगर नहीं याद है तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये लैंडमार्क केस है, ऐसे कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं जहाँ पर अगर आप जज का नाम लिखते हो जिन्होंने ये जजमेंट दिया था, तो वो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन छोड़ जाता है एग्जामिनर के ऊपर। लेकिन अगर याद है तो ही लिखना है। जैसे साइटेशन के मामले में मैंने कहा कि गलत नहीं लिखना है, नहीं आता है तो छोड़ दो, सिर्फ अगर आप टाइटल लिखते हो तो उतना काफ़ी है। तो ये तो हुई सेमेस्टर की बात, जहां पर आपका ये क्वेश्चन 7, 8 या 10 नंबर का आता है। अब बात करते हैं जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी के बारे में भी बात वही है कि मार्क्स पे डिपेंड करता है आपका। अगर ज्यादा नंबर का है, 6-7 नंबर, क्योंकि देखो स्टेट जुडिशरी में क्या होता है कि जो आंसर शीट्स होती हैं उसमें आपको कुछ ही कॉलम्स दिए होते हैं जिसमें आपको अपना पूरा आंसर कंप्लीट करना होता है। तो आप उन्हीं कुछ कॉलम से आप ये सारी चीजें नहीं लिख सकते हो। मतलब ऑब्वियसली आप प्रॉपर टाइटल तो लिखोगे, लेकिन फैक्ट्स भी लिखोगे, इश्यूज भी लिखोगे, तो ये इतना लिखना उतने कॉलम में नहीं पॉसिबल है। जुडिशरी में जो आपका एग्जामिनर चाहता है वो ये चाहता है कि आप क्रक्स लिखो, जो आपके पास नॉलेज है उसका क्रक्स आप लिख दो, आप पूरी सारी चीजें फैक्ट्स इश्यूज वगैरह नहीं। बट दैट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ योर क्वेश्चन, कितना मार्क्स है। अगर मान लो 2 या 2.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों को सिर्फ उसका जजमेंट लिखना है कि इस केस में जजमेंट क्या आया था। फॉर एग्जाम्पल बालफोर वर्सेज बालफोर ही है तो उसका हम सिर्फ जजमेंट लिख करके आएंगे जुडिशरी में, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको क्या ये पता है कि इस केस में क्या हेल्ड हुआ था। तो सिर्फ आपको उतना ही लिखना है कि उस केस में क्या हेल्ड हुआ था। बट आई एम अगेन सेइंग दैट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ योर क्वेश्चन। और जुडिशरी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स लिख करके आते हो, फैक्ट्स वगैरह अगर आप लिख भी रहे हो, अगर आपका मार्क्स ज्यादा है उसमें अगर आपको फैक्ट्स लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो अगर आप कीवर्ड्स के साथ लिखते हो, जैसे बालफोर वर्सेस बालफोर में अगर हम देखें तो वो सिलोन वाली बात, वो इंग्लैंड गए थे वेकेशन पे, 30 पाउंड पे दोनों का एग्रीमेंट हुआ था कि वो 30 पाउंड उसको देगा। तो ये सारी चीजें अगर आप लिख देते हो तो वो मोर देन इनफ आपका हो जाता है। वही सेम चीज गोज विद द सेमेस्टर, बट सेमेस्टर एक इससे होम एग्जामिनेशन हो जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें जितना लिख सकते हो, जितनी नॉलेज है आपको उस केस के बारे में, आप उतना लिख दोगे। लेकिन जुडिशरी में आपको इतना नहीं करना है, इतना एफर्ट नहीं डालना है। अगर आप सिर्फ इतना लिख रहे हो कि उस पर्टिकुलर केस में क्या हेल्ड किया गया है तो वो काफी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि केस लॉ किस तरीके से लिखा जाता है। दोनों चीजें डिफरेंट है, सेमेस्टर में आप डिफरेंट तरीके से लिखते हैं और किसी भी स्टेट जुडिशरी में आप अलग तरीके से लिखते हैं। बट बोथ डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ योर क्वेश्चन। अगर जुडिशरी में भी ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ज्यादा मार्क्स आपको लिखना है, 10 नंबर का है, या हो सकता है कि 7 नंबर का है, 6 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो उसमें कुछ सारी चीजें आपको कुछ पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिखना है केस लॉ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।